Hello everyone, I am Rupshikha. Today we will discuss sample paper of class 10th social science for term 2 examinations. अब हम आपको ये बताएंगे कि ये पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो ये टोटल पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का और जिसके लिए टाइम होगा 2 आवर्स। अब सबसे पहले सभी बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ही केयरफुली जो है वो पहले ध्यान दें जनरल इंस्ट्रक्शंस पे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना होगा कि इस पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो पेपर पैटर्न अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सोशल साइंस का टर्म 2 का जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड ई। अब पांचों सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारा सेकंड इंस्ट्रक्शंस हम पेपर में देखेंगे कि यही होगा कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और सारे ही क्वेश्चंस हमें उसको करने हैं। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स जो हैं पर क्वेश्चंस के लिए अलॉटेड है। तो सेक्शन ए में यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे वो हम सेक्शन ए में पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन, प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 अंकों का होगा। अब उसमें एक कंडीशन ये भी होगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय हमें 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, यानी आंसर देते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर है वो 40 वर्ड से ज़्यादा ना हो। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक के क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे और 3 मार्क्स टू ईच क्वेश्चंस, यानी हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होंगे और जिसमें हमें आंसर देने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं वो नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, यानी आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। होप आपको सेक्शन ए और बी का पैटर्न पूरा मालूम चल गया होगा। और अब सेक्शन सी पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 8। सेक्शन सी में अब सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये हैं लॉन्ग टाइप आंसर इसके देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर अलॉटेड हैं। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स, यानी ये जो हमें 2 क्वेश्चन करने हैं उसके आंसर 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर हमारा आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, यानी क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस हमें सेक्शन डी में मिलेंगे। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो या लास्ट सेक्शन होगा वो सेक्शन ई होगा। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 होगा, इसके 2 पार्ट होंगे और ये मैप बेस्ड होगा। जो टोटल मार्क्स अलॉटेड हैं जिसके लिए 3 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर हिस्ट्री क्वेश्चन और 2 मार्क्स फॉर ज्योग्राफी, यानी 13.1 होगा हिस्ट्री के किसी चैप्टर का मैप। और हमें मालूम है कि हिस्ट्री में इस वक्त हमारा जो सिलेबस है उसमें एक ही चैप्टर आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया का जो मैप होगा सीबीएसई पैटर्न में, सीबीएसई सिलेबस में, उसी का वो क्वेश्चन होगा। और 13.2 में ज्योग्राफी के जो चैप्टर हैं उनमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें मैप में 2 क्वेश्चन इंडिकेट करने होंगे और उसका आंसर देना होगा और वो 2 मार्क्स के होंगे। अभी आपको 5 सेक्शन के बारे में मालूम चल गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन है कि देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस इन क्वेश्चन पेपर, यानी हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंटरनल चॉइस हो, यानी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन हो, लेकिन हमें उनमें से एक क्वेश्चन को, एक चॉइस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी होगा। Instruction number 9. In additional to this, separate instruction are given with each section and question wherever necessary. यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन हमें विद इन द सेक्शन भी मिलेंगे जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब जैसा कि हमें मालूम था, सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और वो 10 मार्क्स के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अब हम इसको डिस्कस शुरू करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि सेक्शन ए में हमें आंसर देने हैं वो 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कंप्लीट आंसर हम दे पाएँ 40 वर्ड्स में, यानी हमें अपने आंसर का पैटर्न कुछ इस तरीके से करना होगा कि पूरा आंसर 40 वर्ड्स में आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का है और नेशनलिज्म इन इंडिया। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव था वो शहरों और कस्बों पर क्या पड़ा। तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि टाउन और सिटीज़ में रहने वाले लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो फर्स्ट था कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लॉयर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सारे लोगों ने इसमें पार्ट लिया था और उन लोगों ने बायकॉट किया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, कोर्ट्स का। तो पहला पॉइंट हम इसमें यही लिखेंगे कि जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमारा ये पहला ही पॉइंट होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, स्कूल, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स वर बायकॉटेड, यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटीज़ थी, स्थापित की गई यूनिवर्सिटीज़ थी वो, और जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया था, उसका बायकॉट किया था। उसके बाद बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और हमें मालूम है कि किस तरीके से फॉरेन गुड्स को रिजेक्ट किया गया था, फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया था, और जो लिकर शॉप थी उनको उन पर तालाबंदी कर दी गई थी, और फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार करते हुए उनको एक बोन फायर्स के रूप में, यानी कि फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बोन फायर्स। तो कहने का मतलब हमें ये सब नहीं लिखना होगा इसमें, बस इतना लिखना होगा कि फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। उसके बाद एक और हम लिख सकते हैं कि द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, यानी कि ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो फॉरेन क्लोथ का इम्पोर्ट था वो भारत में डिक्लाइन हो गया था ड्यूरिंग द 1921-1922। और ये जो डिक्लाइन हुआ था वो क्या था कि ₹102 करोड़ से लेकर जो हाफ हुआ था, ड्रॉप हुआ था, इसकी वैल्यू वो ₹57 करोड़ तक ड्रॉप हो गई थी। तो एक हम लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेड क्लॉथ है उसकी वैल्यू भी जो है वो कम हो गई थी। यानी दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि हार्म्ड कॉलोनियल इकोनॉमी, कि अंग्रेज़ों की जो भारत में इकोनॉमी थी उसको नुकसान पहुंचा था। उसके बाद एक हम और भी लिख सकते हैं कि ये क्यों कारण थे कि शहरों में और कस्बों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन, धीमा पड़ गया था। इसका सबसे बढ़िया जो हम लोग लिखेंगे पॉइंट में कि फर्स्ट क्या था कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव्स,
यानी कि जिन चीज़ों का बायकॉट किया गया था उनका कोई अल्टरनेटिव्स नहीं था। फॉर एग्जाम्पल खादी को प्रमोट किया गया था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट खादी वॉज सो एक्सपेंसिव एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड। कि जो खादी थी, जो देश में बनाई जाने वाली खादी थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, जिससे कि शहरों के जो पुअर पर्सन्स थे या पुअर पीपल थे उसको अरेंज नहीं कर पाते थे। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने बायकॉट किया था गवर्नमेंट स्कूल्स और एजुकेशन का, लेकिन बाद में वो लोग फिर वापस लौटने लगे थे क्योंकि उस जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो स्टूडेंट्स, टीचर और लॉयर्स दोबारा से अपने अपने कामों पर लौटने लगे थे। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दोबारा जो है स्कूल और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट रहेगी और हमने ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला टॉपिक था, वो पूरा कवर करके 2 मार्क्स में इसको दे देंगे। आशा है आप सबको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इज़ टूरिज़्म कंसिडर्ड एज ए ट्रेड? टूरिज़्म को एक ट्रेड के रूप में क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का है, जिसका लास्ट टॉपिक ही टूरिज़्म है। कि जो आज के समय में जो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी का है तो टूरिज़्म जो है एक बिल्कुल नए ट्रेड के रूप में एमर्ज हो रहा है, यानी उसका उदय हो रहा है। इसके भी हम कारण दे सकते हैं कि टूरिज़्म में जो पहले कि इंडियन इकोनॉमी को क्या लाभ हुआ है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो 4.5% से बढ़कर 2015 में 2014 से 4.5% टूरिस्ट बढ़कर 2015 में 4.5% की इंक्रीजमेंट देखी जाती है। उसके बाद अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो 2014 में 1,35,193 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज को अर्न किया है। उसके अलावा 2015 में 8.03 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने भारत में विजिट किया था। और इस उद्योग में यानी पर्यटन उद्योग या टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो भारत में 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली इंगेज्ड है। कहने का मतलब कि जो टूरिज़्म है वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, कि एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में टूरिज़्म का अपना ही एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद इसकी अदर इम्पोर्टेंस भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है और साथ ही ये लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और कल्चरल परस्यूट को भी सपोर्ट करता है। इसीलिए टूरिज़्म को एक ट्रेड के रूप में माना जाता है। हमको इसमें पूरे ये सारे पॉइंट्स देने होंगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने पार्टी सिस्टम पढ़ा था सिविक्स में, और ये चैप्टर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का है। पॉलिटिकल पार्टी एक एसेंशियल फीचर होती हैं सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, यानी किसी भी डेमोक्रेसी को स्मूथली रन होने के लिए वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना एक अनिवार्य शर्त है या कंडीशन है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती ही कितने प्रकार की हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सारी जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उनमें पार्टी सिस्टम जो है वो है। अब कुछ देशों में 1 पार्टी सिस्टम है, यानी कि वहाँ पर इलेक्शन जब भी होते हैं तो केवल एक पार्टी ही सिस्टम जो है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है। कहीं पर 2 पार्टी यानी कुछ देशों में 2 पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट है। और जो हम लोगों ने 3rd पढ़ा था वो था मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसमें डिफरेंस पूछा गया है कि 1 पार्टी सिस्टम एंड 2 पार्टी सिस्टम।
तो पहले हम डिफरेंस बताएंगे कि वन पार्टी सिस्टम, वन इन दिस सिस्टम यानी कि वन पार्टी सिस्टम जो है वो अलाउड है और वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कुछ देशों में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अनुमति है कि वो सरकार को चलाएंगी और इलेक्शन में भाग लेंगी। इस सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं चाइना। चाइना इज़ ए कंट्री वेयर वन पार्टी इज़ एग्जिस्टेड, और ये पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि चाइना में केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको शासन करने की अनुमति है। दूसरा पॉइंट हम ये भी दे सकते हैं कि ये एक कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं हुआ कि लोगों के सामने अगर ऑप्शंस की कमी होंगी, अगर विकल्पों की कमी होंगी, तो जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो बहुत स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है कि टू पार्टी सिस्टम। अब बहुत से कंट्रीज़, बहुत से देश ऐसे हैं जो बहुत सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक सरकारों का गठन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, यूजली चेंज होती रहती है बिटवीन टू मेन पार्टीज़। तो ऐसे देशों में हम कह सकते हैं कि टू पार्टी सिस्टम है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स। ये एग्जाम्पल हैं टू पार्टी सिस्टम के। तो इसका हम आंसर इस तरीके से लिखते हैं कि इन सम कंट्रीज पावर यूजली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national legislature, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government। यानी कि वहाँ दूसरी पार्टी भी हो सकती हैं, अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है मोस्टली बिटवीन टू पार्टीज में भी होता है। अब ऐसे सिस्टम को सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स से। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी एंड क्रेडिट अगर हमने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल हम लोग ये देखते हैं कि जो मॉडर्न करेंसी है वो हमारे देश में इशू करने का जो जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर हम इसका फर्स्ट रोल देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट रोल यही देखेंगे। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो डायरेक्ट हम लोग जो हैं वो रोल पे ही सेंट्रलाइज होंगे। तो रोल क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इशूड करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज्ड है कि वो देश में करेंसी नोट्स को इशू करे। सेकंड है लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट एंड नो वन रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपी, यानी कि जो करेंसी नोट रिजर्व बैंक इशू करता है वो उस प्राधिकृत है या एथोराइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इसके लिए कोई भी व्यक्ति विद इन द टेरिटरीज इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता है पेमेंट को रुपी में लेने से। थर्ड रूल क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो सुपरवाइज द लोन फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस
यानी कि जो फॉर्मल सोर्स के द्वारा, यानी जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं उनके द्वारा जो लोन एक्टिविटीज़ की जाती है, उनकी लोन फंक्शनिंग की जाती है। हम लोगों ने जैसे भी पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उस पर पूरी नज़र रहती है और वो उसको सुपरवाइज़ करता है कि जो लोनिंग एक्टिविटी है, जो अदर नेशनलाइज्ड बैंक या जो भी फॉर्मल सोर्स हैं उनके द्वारा जो लोन एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली की जा रही हो। ऐसा ना हो कि जो लोन दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा वो केवल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही दिया जा रहा और ट्रेडर्स को ही दिया जा रहा है, और जो स्मॉल कल्टीवेटर्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ओवरलुक किया जा रहा है। तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ये इंश्योर करता है लोन एक्टिविटीज़। उसके बाद हम फोर्थ लिख सकते हैं कि जो आरबीआई क्या मॉनिटर करता है कि जो कैश बैलेंस के बैंक जो हैं वो एक्चुअली मेंटेन किए हुए हैं कैश बैलेंस को कि नहीं। हम लोगों को ये मालूम है कि टोटल डिपॉजिट का 15% जो बैंक है डे टू डे उन्हें एज ए डिपॉजिट अपने पास कैश रखना पड़ता है, और इसकी जानकारी पूरी रिजर्व बैंक को रहती है। उसके बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक की है कि जो पीरियोडिकली जो बैंक्स अपनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर लोन एक्टिविटीज़ सबमिट करते हैं तो रिज़र्व बैंक उसका सुपरविज़न करता है या उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये रिज़र्व बैंक की जो है मेन रोल था इंडियन इकोनॉमी में। अब फिफ्थ जो है एक ग्राफ क्वेश्चन है, इसको ज़रा सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, रीड द, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लॉन्ग आंसर देने हैं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर देने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया, कुछ ईयर्स का ये डेटा दिया हुआ है 2015 से लेकर 2020, और टोटल प्रोडक्शन एक साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। अगर हम 2015 और 16 को देखें तो ड्यूरिंग 1 ईयर 106.6 मिलियन टन्स, ये जो हमारा मेज़रमेंट है मिलियन टन्स में है, यानी भारत में टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2015 और 16 में 106.60 हुआ था। अब 2016 और 2017 के डेटा पर अगर नज़र डालेंगे तो 120.14 मिलियन टन। उसके बाद 2017 और 18 में 126.85 मिलियन टन्स, और 2018 टू 2019 में 101.29, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2019 से 2020 में 102.62। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो टेबल है क्या शो कर रही है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज डिटोरिएटिंग इन इंडिया। 106 था, उसके बाद 120 हुआ, फिर 126 हुआ, फिर 101 हुआ, बिल्कुल ही गिरावट दर्ज की गई, और उसके बाद स्लाइटली जो है इंक्रीज़ हुआ। इस पूरे टेबल को हम ध्यान में रख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंपेयर द 2015-16 and 2019-20 data and give any one reason for the reduction of production of steel in 2019-20। अब हम दोनों को डेटा को पढ़ेंगे कि 15 और 16 में क्या था और 19 और 20 में टोटल प्रोडक्शन क्या था। अब हम ये देखेंगे कि 19 और 20 में जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हुआ है। अब उसका एक हमें कारण बताना है कि क्या कारण था। पहले हम एक बार फिर से टेबल की तरफ चलेंगे। 2015-16 में 106.60 मिलियन टन्स और 2019-20 में 102.62 मिलियन टन्स। अब इसका अगर हम
हमें ये मालूम है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हम 4 भी दे देंगे, 4 बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दे देंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, पहला रीज़न हम कह सकते हैं हाई कॉस्ट, है ना। दूसरा क्या है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, यानी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में जो कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन कम हो गया है, क्योंकि जो कोकिंग कोल की कास्ट, जब वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो हमें मालूम है कि जो कास्ट है वो, जो उसकी कॉस्ट है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। थर्ड हम दे सकते हैं लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या अनस्किल्ड लेबर, कि जो लेबर है उन्होंने वो अनस्किल्ड होने की वजह से उन्होंने अपनी फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर पाया है। और इसका हम फोर्थ भी दे सकते हैं एक कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर या एनर्जी, कि भारत में जो पावर की सप्लाई है वो प्रॉपर या इनसफिशिएंट है, प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से भी ये माना जा सकता है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी देश के विकास के लिए जो स्टील का प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक इंडेक्स क्यों माना जाता है, इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5.2 का आंसर कि वाई इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। इसके कई रीज़न हम दे सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना चाहें, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है तो इसका आंसर बहुत छोटा सा ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ यही सेम क्वेश्चंस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो इसका आंसर को हमको बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। इसका अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखें तो हम ऐसे दे सकते हैं कि द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड स्टील रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अगर किसी देश में स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन भी उसी क्वांटिटी में हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस और तेज़ी से हो रहा है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी चल रहा है। इसका हम सेकंड पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल द अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द फॉर देयर मशीनरी, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ब्रिजेस, डैम्स, शॉप्स, हाउसेस एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी क्षेत्र, अगर हम देखें डेवलपमेंट का कोई भी क्षेत्र है या फील्ड विदाउट स्टील के यूज़ से इम्पॉसिबल है। हम लोग ये कहते हैं कि एक नेडल से लेकर एक शिप तक की मैन्युफैक्चरिंग में स्टील की ज़रूरत होती है। इसको एज ए रॉ मटेरियल भी इसकी डिमांड होती है। अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री किसी दूसरी इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ या गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अगर हम इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल ले लें तो उस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली मशीनरीज जो होती हैं वो सब आयरन एंड स्टील से ही बनी हुई होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। अब इसका हम थर्ड पॉइंट लेंगे कि व्हीकल्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कहने का मतलब जो हम लोग ट्रांसपोर्ट मीन्स इस्तेमाल करते हैं उसमें भी स्टील का यूज़ होता है कि व्हीकल्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस व्हीकल दैट अवर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, steel is required to manufacture a variety of consumer goods such as bicycles, fans, furniture, etc. और इसको हम दूसरे पॉइंट में भी लिख सकते हैं
कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी. All buildings and infrastructures are constructed using iron and steel. So we can say that production and consumption of steel considered as an index of a country's development. तो ये तो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन हम अप्रोप्रिएट आंसर ये दे सकते हैं कि सारी जो मशीनरीज हो गई, सारे इक्विपमेंट्स हो गए, जितने भी टूल्स हो गए, वो उन सारी चीज़ों को बनाने में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही साथ उसकी एज ए रॉ मटेरियल भी डिमांड होती है. अब हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया है. अब हम सेक्शन बी, यानी कि अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है कि ये शॉर्ट और आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. 3 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी कि 3 क्वेश्चन के लिए पूरे 9 मार्क्स अलॉटेड हैं. अब इन क्वेश्चंस का आंसर ध्यान देते समय हमें क्या रखना होगा कि हमें 3 पॉइंट, अप्रोप्रिएट 3 पॉइंट्स तो हमें देने ही देने हैं. अब जैसे कि पहला जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाई डू मस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन. कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो अभी भी अपने कर संबंधी आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर हमें 3 मार्क्स में देना है. या तो हमें 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ये करना है, या इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, एक्सप्लेन. कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, किस तरीके से बोरोवर्स की हेल्प करता है कि वो जो कोलेट्रल, जो ऋणाधार होता है, उसकी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएं और उन्हें आसानी से जो है क्रेडिट या लोन मिल जाए. अब पहला वाला क्वेश्चन लेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो अभी भी डिपेंड है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के. वाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है, वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. इसका ये हम आंसर दे सकते हैं फर्स्ट कि एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन इज द मेन रीज़न विच प्रिवेंट्स रूरल पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स. यानी कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके पास कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन को फुलफ़िल करने के लिए कोई भी साधन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने क्रेडिट के लिए इनफॉर्मल सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं. हमें ये मालूम है कि इनफॉर्मल सोर्सेज में इन तरीके के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है. दूसरा क्या है पॉइंट हम दे सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स are flexible in terms of timeline, procedural requirements, interest rate etc. यानी कि जो अरेंजमेंट्स होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में वो फ्लेक्सिबल होते हैं, चाहे वो हम टाइम पीरियड के हिसाब से ले लें, चाहे रीपेमेंट का प्रोसीजर बता दें या इंटरेस्ट रेट रहें. तो अधिकतर जो हाउस होल्ड रूरल एरियाज़ के हैं वो ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में. इसके हम ये पॉइंट दे सकते हैं. और दूसरा जो क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन के रूप में आया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किस तरीके से अपने मेंबर्स को लैक ऑफ कोलेट्रल की प्रॉब्लम से बचाते हैं. तो इसके आंसर में हम लोग जैसा जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं.
अभी कुछ सालों से अगर हम देखें कि जो ग्रामीण इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रही हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं कम्युनिटी बेस होते हैं, जिसके मेंबर अपनी सेविंग को पूल कर देते हैं और जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है इनके मेंबर्स को, तो जो मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप। वो छोटा लोन ले सकते हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से। अब क्योंकि ये सब एक दूसरे को पहचानते हैं, सभी लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, तो इसमें कोलेट्रल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉमिनल होता है। और मनी लेंडर यानी गांव में जो मनी लेंडर चार्ज करते हैं उससे बहुत कम होता है। उसके अलावा हमको ये भी मालूम है कि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेविंग लार्ज हो जाती है तो वो उसे एज ए कोलेट्रल मानकर कोई भी जो फॉर्मल सेक्टर है, कोई भी बैंक है, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर देती हैं। अगर किसी के और जब कोई भी फॉर्मल सेक्टर बैंक या कोई कोऑपरेटिव्स उनको लोन प्रोवाइड करती हैं तो उस लोन को रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच मेंबर की होती है। यानी कि जो रीपेमेंट का शेड्यूल होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के लिए होती है। तो इस प्रकार से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अपने मेंबर्स को कोलेट्रल की कमी नहीं होने देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइबल peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way and participated in the non-cooperation movement differently. Justify the statement. ये फिर जो है नॉन कॉपरेशन का क्वेश्चन है और ये हम लोग जानते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन और स्वराज के आइडिया को किस तरीके से लिया था। इसका उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से इसका मतलब निकाला था। और इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में हुआ था कि ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि गुडेम हिल आंध्र प्रदेश में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो है 1920s के एरा में स्टार्ट हो गया था। ये गुरिल्ला मूवमेंट जो था वो उसके लीडर थे एल्यूरी सीताराम राजू, जो अपने को गांधीयन फॉलोअर बताते थे, यानी गांधी जी का फॉलोअर बताते थे। और उन्होंने जिस तरीके का मेथड चुना था स्ट्रगल का, वो कहीं भी कांग्रेस या गांधी जी उसको अप्रूव नहीं करते थे। हम लोगों को मालूम है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो लार्ज फॉरेस्ट एरियाज़ थे वो क्लोज कर दिए थे फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़। यानी कि जब फॉरेस्ट लॉ इम्पोज हुए थे तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस कर दिया गया था फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज़। नाउ ट्राइबल कम्युनिटीज़ डिड नॉट ग्रेज देयर एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड कुड नॉट डू देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। जब गांधी जी ने असहयोग, ना ही वो वहाँ से कोई फ्यूल वुड या फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते थे। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज का आइडिया दिया, इन्होंने इसको अनदर वे से लिया। अब वो लोग परेशान हो चुके थे, अब या उनकी जो लाइवलीहुड के सोर्सेज थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे। उनके ट्रेडिशनल राइट जो हैं वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा डिनाई या अनदेखे किए जाते थे। और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे फॉरेस्ट में, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फोर्स करते थे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए बेगार करें, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया में काम हो या रोड बिल्डिंग के लिए। अब जो ये गुडेम की पहाड़ियों में जो ये विद्रोह किया गया था, जिसका नेतृत्व एल्यूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था, वो अपने को गांधी जी का प्यूपिल बताते थे, एक तरीके से शिष्य मानते थे गांधी जी का। और साथ ही क्लेम करते थे कि वो उनके पास बहुत सी स्पेशल पावर्स हैं जिसके द्वारा
वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस यानी कि जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उसका पूर्वानुमान बहुत सटीक दे सकते हैं। उसके बाद लोगों की जो बीमारियां हैं, यहाँ तक कि जो बुलेट शॉट्स होते हैं, गोली जो लगी होती है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। अब उन्होंने अपने को क्या कहा था कि वो इनकारनेशन ऑफ गॉड यानी भगवान का अवतार है। उन्होंने कहा था कि जो गांधी जी की महानता है उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए। उन्होंने खादी पहनने पर जोर दिया, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को या आदिवासी समुदायों को प्रेरित किया कि वो खादी का प्रयोग करें, और शराब पीने पर उन्होंने रोक लगानी चाहिए, यानी उन्होंने आदिवासियों से कहा कि वो अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ दें। लेकिन उनका एक जो मेथड था वो नॉन वायलेंस का आइडिया उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। उनका मानना था कि इंडिया जो है कभी भी फ्री नहीं हो पाएगा, लिबरल नहीं हो पाएगा नॉन वायलेंस का यूज़ करके। अब गुडेम जो रिबल्स थे, यानी गुडेम की पहाड़ी में जो आंदोलनकारी थे, वो लोग क्या करने लगे, वो लोग जो पुलिस स्टेशन है उस पर अटैक करने लगे, ब्रिटिश ऑफिशियल पे अटैक करने लगे, और जो है गुरिल्ला वारफेयर उन्होंने अपना लिया। उनका मानना था कि स्वराज केवल गुरिल्ला वॉर के द्वारा ही आएगा, लेकिन वो अपने इस मोटिव में या अपने इस अभियान में, ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हो पाए। और ये जो ट्राइबल रिबल था जो आंध्र प्रदेश के गुडेम की पहाड़ियों में हुआ था, ये सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और सीताराम राजू को कैप्चर करके 1924 में उन्हें एग्जीक्यूटेड या फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन आज भी वो इस इलाके के जो लोक कथाएं होती हैं, या जो एक तरीके से फोक हीरो के रूप में आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं। हम लोग ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज की इसमें फंक्शनिंग आएंगी कि वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। फंक्शनिंग में हम लोग क्या लिखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस के इलेक्शंस में भाग लेती हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉरवर्डेड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, लोगों के सामने देश के लिए जो उनकी पॉलिसीज़ होती है और प्रोग्राम्स होती हैं वो रखती हैं। थर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज प्ले ए डिसीज रोल इन मेकिंग लॉस फॉर ए कंट्री। जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है या जो अपोजिशन में रहते हैं तो देश के लिए कानून बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज़ ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एम होता है कि वो देश की गवर्नमेंट को फॉर्म करें और चलाएं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं और उनको मिनिस्टर्स बनाती हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं। उसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि फॉर्मेशन ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है वो अपोजिशन में रहते हुए गवर्नमेंट की अपने डिफरेंट व्यूज़ देती है और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ या उनके फेलियर के खिलाफ उनको अलर्ट करती रहती है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनके लाख्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, उनके सदस्य हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर होते हैं एक बड़ी संख्या में होते हैं, पूरे देश में फैले हुए होते हैं। उनमें से
कुछ लोग क्या होते हैं, मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी अपने लिए वो एक पब्लिक ओपिनियन भी बनाती हैं जो अलग अलग एजेंडेज होते हैं। और इसका 7th और लास्ट होगा कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज ही लोगों तक गवर्नमेंट मशीनरी को पहुंचाती हैं और उनके लिए वेलफेयर स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करने में मदद करती हैं। अब हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन डी और सेक्शन ई, सेक्शन सी, डी और ई, 3 सेक्शन ये हमारे अभी बचे हुए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे